चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, हम लोग करंट को टॉपिक को पिछला एक हफ्ता से करंट टॉपिक पढ़ते चल जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े कि करंट किसको कहते हैं, करंट कैसे बहता है और क्यों बहता है, किस सिचुएशन में बहता है। अड़ी के बाद उसके बाद पढ़े कि करंट में बहने में बैटरी का क्या रोल है। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज कैसे आता है, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का अलग निकालने का तरीका सीख चुके। और ठीक है, बस अब हम लोग सर्किट में बहता हुआ करंट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, बात की कोई सर्किट में अगर एक से ज्यादा ब्रांच है या कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो उसके किस ब्रांच में कितना कितना करंट बहेगा, इस चीज को डिस्क्राइब करें। लेकिन उसको डिस्क्रिप्शन पढ़ने के पहले हम लोग को वेट हो रहा है किरचॉफ्स लॉ। तो क्या आप किरचॉफ लॉ से परिचित है? किरचॉफ तो बहुत फेमस है, बहुत मजेदार टॉपिक 12th का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आप सभी को समझ में भी आया होगा, आसानी से जानते हैं, तब भी एक बार रिपीट करते हुए चले। देखो, करंट्स का किरचॉफ्स का दो लॉ, एक है करंट लॉ जिसको हम लोग जंक्शन रूल और पॉइंट रूल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आपका वोल्टेज लॉ। अरे बस वोल्टेज लॉ तुम्हारे पास ये क्या था, ये आपका लूप रूल या मेश रूल के नाम से जानते हैं, और एक एक बार हम रूल को रिवाइज कर देते हैं। देखो, पहला रूल क्या था, करंट लॉ। करंट लॉ तुम्हारे पास क्या है कि इन एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक बात, एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सा बात है, किसी भी जंक्शन पर जितना भी करंट आएगा उनका अलजेब्रिक सम जीरो। अलजेब्रिक समझ रहा है, अलजेब्रिक मतलब साइन के साथ जोड़ा। अगर इनकमिंग करंट को प्लस मान रहे हैं, आउटगोइंग को माइनस मान रहे हैं, तो तुम्हारे पास टोटल सम का अलजेब्रिक सम का मान क्या होगा, जीरो। उसी को आगे प्रोसीड करने से आप पढ़े होंगे कि टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। स्वाभाविक है कि किसी जगह जगह पर जितना करंट आएगा उतना ही निकलेगा, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ द इनकमिंग करंट्स। किसी भी जंक्शन पर जितना भी करंट आता है उसका जो सम होता है, अलजेब्रिक सम, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक, बस थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हुए चले। सर, इनकमिंग करंट बहुत ही पावर रूल के रूप में जितना सुनने में लगता है, जितना आप लोग 12 में यूज किए होंगे, इसका यूज ज्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा, यह ज्यादा दिखा भी नहीं होगा, सोचेगा सही लॉ दिया हुआ है, लेकिन ये छोटा मोटा लॉ नहीं है, बहुत ही पावरफुल रूल है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आसानी से डिस्क्राइब कर सकता है, एक पावरफुल रूल के रूप में इसका यूज है। ठीक, बस तो अभी हम तुमको ज्यादा डील नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ एक सर्किट दिखाते हैं जिसमें हम करंट लॉ का यूज करते हुए निकालेंगे। जैसे मान लो ये आपका, ठीक है, बस ये दिया हुआ है, ये एक बैटरी है, इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, मान लो ये बैटरी जुटा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक, बस ये मान लो 10 वोल्ट का एक बैटरी है, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर भी आर्थिक का दिखा रहे हैं। ठीक, बस ये एक बैटरी है और इस प्रकार का एक रेजिस्टेंस है। ठीक, बस ये तुम देखो इस प्रकार का एक रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, ये आपका एक बैटरी है। ठीक, बस ये अर्थिंग किया हुआ, अर्थिंग समझता है ना, अर्थिंग मतलब क्या हुआ, वहां पर 0 वोल्ट है। ठीक, बस ये आपका 15 वोल्ट का बैटरी है, 15 वोल्ट सेम भी रह सकता है, सेम नहीं है लेकिन सेम रह सकता है। ये आपका 3 ओम, ये आपका 2 ओम और ये 1 ओम। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि तीनों रेजिस्टेंस पे कितना कितना करंट बहेगा, तीनों रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट बहेगा, तो अब आप करंट लॉ का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रूल, करंट लॉ का यूज कर सकते हैं। देखो, इसमें लूप नहीं लगेगा, तुम लूप जानते हो, इसमें लूप नहीं लग सकता, लूप दिया भी नहीं है, तो बता करंट का लॉ का यूज करते हुए चल सकते हैं। अड़ी बस मान लेते हैं कि इस ब्रांच में कितना करंट बह रहा है, I1, इस ब्रांच में कितना बह रहा है, I2, इस ब्रांच में कितना बह रहा है, I3, और अब आप I1, I2, I3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अड़ी बस I1, I2, I3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस जंक्शन पर तीनों करंट का अलजेब्रिक सम का मान जीरो, अलजेब्रिक सम का मान जीरो। ठीक है, लेकिन उसका मदद से निकालेंगे कैसे, तो वो आप सीखो मेरे साथ एग्जांपल में। हम लोग जानते हैं कि एट जंक्शन, इस जंक्शन पर अलजेब्रिक सम का मान जीरो। ठीक बात। अच्छा, आगे इसको हम प्रोसीड करने के पहले ये तो आप समझते होंगे ना कि अगर तुम्हारे पास ये एक बैटरी जुटा हुआ है, मतलब ये जो बड़ा लाइंस है, जो बड़ा लाइंस है वो हायर पोटेंशियल को शो करता है और ये लोअर पोटेंशियल को शो करता है, और बैटरी का जो ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दोनों एंड्स के बीच का डिफरेंस को शो करता है। ये समझ आता है बात। अगर यहाँ पर दो, मान लो ये बैटरी 5 वोल्ट का है, अगर ये वाला पॉइंट 2 वोल्ट पर है तो ये कितना हुआ, ये कितना हो गया, 5 नहीं जी, ये तुम्हारे पास निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि 7 वोल्ट। ठीक है, अगर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, या आपका निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस बढ़ जाता है, ये 7। आपको मालूम है ऐसे बात। देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा जा रहा है, यहाँ पर वोल्ट, अगर मान लेते हैं कि ये देखो ये 10 वोल्ट है, ये अगर 0 वोल्ट है तो बताओ यहाँ पर कितना वोल्ट है,
ये दोनों का डिफरेंस ये 10 के बराबर है। ठीक है बात, मान लेते हैं अगर x है, x प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0, x प्लस 10 बराबर 0, यानी x पर कितना हो गया -10 वोल्ट। सो यहाँ पर -10 वोल्ट है। तो हमेशा जब भी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो ईएमएफ जुड़ जाता है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जुड़ जाता है। तो सबसे पहले ये इस पर ध्यान देते चलो, ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर अर्थिंग है, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट। अब 0 अगर अर्थिंग है 0 है, ये 5 बढ़ा तो यहाँ पर कितना हो गया 5 वोल्ट, यहाँ पर इस एंड पर 5 वोल्ट। ठीक है, यही बात यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर आ गया तो 15 वोल्ट। ये देखो इस एंड पर 15 वोल्ट, यही बात यहाँ भी करेंगे तो 10 वोल्ट। यहाँ तो ठीक है, इस नोट पर हमको पोटेंशियल नहीं मालूम है, इस जंक्शन पर पोटेंशियल नहीं मालूम है, तो सबसे अच्छी तुरंत उसको पोटेंशियल मान लेते हैं। लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी एक्स। अब इस जंक्शन पर आने वाला टोटल करंट का मान क्या होता है 0, इनकमिंग करंट इज 0। अब इस बात का फायदा लो, देखो करंट कैसे बनता है, हमेशा हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। अब इस ब्रांच के लिए पहला हायर कौन होगा, अगर हम करंट की दिशा इधर दिखा रहे हैं तो मेरे लिए ये हाई है, कोई उल्टा दिखाए कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप माइनस का होकर सेट हो जाएगा। ठीक बात, जिधर तुम जाओ दिखा दो, अभी हम इस दिशा में दिखाए, ये मेरा हाई है 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 ओम, 15 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 ओम। ठीक है, बस ये आपका I1, ये आपका I2 है। देखिए 10 माइनस एक्स, दिस इज 10 माइनस एक्स बाई 2 प्लस प्लस, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स और डिवाइड बाय 3, और दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्या अब आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इससे x निकाल लीजिए? अगर तुमसे x निकल जाए, अगर तुमसे x निकल जाए तो तुम फिर x निकाल के फिर क्या आप डिफरेंट ब्रांच का करंट नहीं निकाल सकते? तो बहुत आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल रूल के रूप में आता है करंट लॉ। ठीक है, करंट लॉ के मदद से आप किसी ब्रांच में करंट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हम लोग ने पहला करंट लॉ दिखा रहे थे कि करंट लॉ तुम्हारे पास क्या है कि किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट पर जो इन टोटल करंट्स होता है उनका अलजेब्रिक सम का मान 0, अलजेब्रिक सम का मान 0, और इसी बात का फायदा लेते हुए आप करंट निकाले। इस मेथड में यूज करने समय क्या है कि किसी नोट्स पर आप पोटेंशियल पहले से मान लो, अब तुम्हारे पास ओम्स लॉ यूज करके कि तीनों करंट निकालो, चारों करंट निकालो, जितना भी इनकमिंग करंट है सबका मान निकालो और उसका सम 0 के बराबर यूज कर दो, जिससे तुम्हारा अननोन क्वांटिटी यानी x का वैल्यू निकल जाएगा और फिर कॉरस्पॉन्डिंग आप करंट का मान निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बस? ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक के रूप में ये आता है। ठीक है, अब करंट का जो सेकंड लॉ है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जरा उससे वेट कर दे। ठीक है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या तुम्हारे पास है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ आपका है वोल्टेज लॉ। ठीक है, बस ये आपका वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ तुम्हारे पास क्या है, वोल्टेज लॉ यूज, वोल्टेज लॉ समझ में आता है ना बस कि इन ए क्लोज सर्किट, यार क्लोज सर्किट बात कर रहा हूं, पिछले वाले फिगर में काम नहीं करेगा, इन ए क्लोज सर्किट potential drop across all the appliance, all the circuit elements is equal to 0. Sum of the potential drop across all the appliance connected in the circuit is equal to 0, is equal to 0. ठीक बस, by sum of the potential drop, change in potential, potential drop is equal to 0 in a closed circuit. Sum of the potential drop in a closed circuit is, algebraic sum of the potential drop across the closed circuit is equal to 0. बस इतना ही लॉ है, लेकिन यूज करने आता है तो यूज करते एक समय में आपको ध्यान क्या रखना पड़ता है। देखो ऐसा, अभी जस्ट सब बैटरी के बारे में बताए थे कि अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो हम इस दिशा में मूव कर रहे हैं, हम पोटेंशियल सर्किट में घूमना चाह रहे हैं, तो अगर हम पार करने के समय में निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल v से बढ़ जाएगा, v इंक्रीजेज, पोटेंशियल जो है वो v इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर x तो यहाँ पर x प्लस v हो जाएगा, लेकिन अगर हम उल्टा जाने का कोशिश करें, ठीक बस, तो पोटेंशियल में कमी, v डिक्रीजेस। अब इसमें करंट के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, करंट के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हम लोग जिस गति से मूव करेंगे, जिस लूप में जिस डायरेक्शन के मूव करेंगे वो इंपॉर्टेंस होगा। अगर हम लोग बैटरी को पार कर रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव तो पोटेंशियल इंक्रीज है, पॉजिटिव से निगेटिव तो पोटेंशियल डिक्रीज है। क्या आपको ये बात समझ आता है? तो इस तरह से आप डिस्कशन कर सकते हैं, यही आपका वोल्टेज ड्रॉप का कंसेप्ट है। अगली बात, अब आगे बढ़ते हुए, ठीक है, इसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस को तो आप जानते ही होंगे, आप जानते, लेकिन हम केवल एक बार याद दिला रहे हैं। देखो रेजिस्टेंस में करंट के दिशा में अगर मान लो आप करंट इधर बह रहा है
और आप इसी दिशा में मूव करें तो पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई आर। माइनस आई आर, करंट के दिशा में आप रेजिस्टेंस को पार कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, दिस इज माइनस आई आर, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, बस पोटेंशियल में कमी आता है, इतना का कमी आ रहा है, माइनस आई आर, पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया, गिर गया, उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस आई। मतलब इस पॉइंट के तुलना में इसका पोटेंशियल कितना का होगा, आई आर से कम, आई आर से कम। लेकिन अगर हम करंट के विपरीत दिशा में पार करते हैं, जैसे करंट मान लो करंट इधर बह रहा है, इस दिशा में आ रहा है और हम इस दिशा में गए, तो आपका पोटेंशियल में इंक्रीमेंट कितना होगा, नया पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दूसरे एंड पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आई आर। मतलब इसके तुलना में यहाँ का पोटेंशियल आई आर ज्यादा होगा, इसके तुलना में यहाँ का पोटेंशियल आई आर से कम जाएगा। तो ये आपको दो कॉन्सेप्ट, एक बैटरी वाला और एक रेजिस्टेंस को पार करने वाला, ये बड़ा जानकारी होना चाहिए। उम्मीद है जानते ही होंगे, 12th आप पास किए हुए, 12th का एग्जाम दे चुके, इतना तो जानकारी है, और थोड़ा इजी भी था। तो वोल्टेज लॉ तुम्हारे पास यही है कि अगर किसी भी क्लोज सर्किट में अगर जितना भी पोटेंशियल में कमी आएगा, पोटेंशियल में चेंज आएगा, अगर उस पोटेंशियल के चेंज का अलजेब्रिक सम निकाला जाए तो दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। यूज तो आता ही होगा, तब भी हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हुए चले। जैसे मान लो ये सर्किट है, ठीक, बस ये आपका बैटरी है, जैसे मान लो इस पे दो ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक, बस एक पावरफुल बैटरी यहाँ भी लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, इस तरह का। ये 10 वोल्ट का एक बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 4 वोल्ट का एक बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। कहा जाए फाइंड द सर्किट, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में बहता हुआ करंट का मान निकाल दीजिए। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कैसे निकलेगा, आप सबसे पहले दिखा दो आई दिखाए। देखो हम करंट का कोई दिशा मान ले, जिधर मानना मान लो, सही होगा तो प्लस में आएगा, नेगेटिव गलत होगा तो माइनस में आएगा, लेकिन आपको जिधर मानना है मान लो। आप करंट का दिशा दिखाया, ऐसा गया, सोचो यहां से अटिक बस किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मान के स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मान लो, हम यहां से स्टार्ट किया, अटिक बस यहां से शुरुआत की, देखो यहां से चले चले, ये देखो यहां पर अटिक बस इस का बात करते हुए चले, ठीक है, यहां पर अगर हम 0 वोल्ट मान लेते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया, निगेटिव से पॉजिटिव मतलब 10 वोल्ट, अटिक बस ये तुम्हारे पास है, तो ये आपका 10 प्लस 10, ठीक है बात। अब ये देखो करंट के दिशा में पार कर रहे हैं तो -3i, ये आपका पॉजिटिव की तरफ से पार करना शुरू हुआ तो -4, और ये आप इस दिशा में करंट बहता हुआ आ रहा है, सो दिस इज -2i और दैट शुड बी इक्वल टू 0। आप इस बात का फायदा लेंगे तो आप आराम से i का मान निकाल सकते हैं। आप जानते हैं इसको हम केवल आपको याद दिला दिए, 10 is 5i, सो i बराबर क्या हो गया 6/5 एम्पियर। तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये आप इस सर्किट के मदद से निकालना जानते हैं, ठीक, बस। तो आप कभी भी चाहिए तो इस सर्किट का यूज करते हुए क्वेश्चन बना सकते हैं। बोलो यहाँ तो बढ़िया। ये किरचॉफ्स का जो 2 लॉ है, ये दुनिया का कोई भी सर्किट हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, इसके मदद से निकाला जा सकता है। हाँ, हो सकता है कि लंबाई बढ़ जाए, कुछ क्वेश्चन में वेरिएबल ज्यादा हो, लेकिन निकालना संभव है। इसके अगर इससे नहीं बनेगा तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं बना सकता है। ये क्वेश्चन किरचॉफ्स का ताकतवर रूल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए जरा सा हम आपको किरचॉफ्स का एक एप्लीकेशन आप पढ़े होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुने? व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारे पास क्या है, बोलो? व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ा? अरे पत्थर का, ठीक है, पत्थर फूल का, पत्थर का एक ब्रिज का हो या फूल का एक ब्रिज का हो, इस तरह का चीज। अड़ी बात, इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, एक स्पेशल रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है। देखो ये ऐसा रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें 5 रेजिस्टेंस तो चाहिए ही, ठीक है, बस 5 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है कुछ इस प्रकार का। अड़ी बस ये आपका सर्किट जुटा हुआ अब पड़ा हमारे पास, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप कंडीशन पढ़ेंगे R1, R2, R3 और R4। अड़ी बस R1, R2, R3 और R4। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या था बताओ, मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज में कंडीशन हम लोग पढ़े थे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन आप पढ़े 12 में कि अगर तुम्हारे पास R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर हो जाए, अड़ी बस, तो ये वाला जो ब्रांच है वो यूजलेस, मतलब इस ब्रांच से कोई भी करंट नहीं बहेगा। कैसे नहीं बहेगा, ये तुम्हारे 12 में सर आप वो डिराइव कर चुके हैं, वो हमने डिराइव कर। हम लोग का मेन कंडीशन है बैलेंस कंडीशन,
बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन यही था कि अगर R1 है ना R2, R3 और R4 का रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो इस ब्रांच से कोई करंट नहीं बहेगा। अब तुम बताओ नहीं बहेगा मतलब नहीं क्यों बहेगा? क्या उस रेजिस्टेंस से कोई दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी की बात नहीं। रेजिस्टेंस में करंट क्यों नहीं बहा? क्योंकि पोटेंशियल का मान सेम, मतलब इस पोटेंशियल इस पर जो भी आएगा तो यहाँ पर भी आएगा। ये इसका कंसेप्ट है। ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन है कि अगर कोई 5 रेजिस्टेंस चलिए मैंने रेजिस्टेंस का रेशियो इस रेशियो को फॉलो कर जाए तो उसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। और इन बैलेंस कंडीशन तुम्हारे पास शर्त क्या है कि अगर R1 R2 और R3 और R4 का रेशियो बराबर हो जाता है तो इस समय इस दोनों इन पर पोटेंशियल का मान समान, और अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो उस सर्किट में बहता हुआ करंट का मान क्या होता है? 0। ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो अभी आपको हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस किए कि करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम आपको मतलब किरचॉफ्स लॉ डिस्क्राइब किया। किरचॉफ लॉ है क्या? किरचॉफ्स का 2 लॉ, पॉइंट रूल क्या बोलता है, जंक्शन रूल क्या बोलता है, पॉइंट या जंक्शन रूल क्या बोलता है, दूसरा आपको हम बताएं कि वोल्टेज लॉ आपके पास क्या बता रहा है। ठीक है, साथ में व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा यही पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।